हेलो गाइस, स्वागत है आपका टुडे आर्टिकल डिस्कशन में। हमारा पहला आर्टिकल है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 क्या है? प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का इनोग्रेट किया है और इसके की फैक्टर क्या है। तो ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया है ना 2023, इसके जो की फैक्टर है इसमें इंडिया को फूड बास्केट बनाना है। वर्ल्ड फूड इंडिया में इंडिया को फूड बास्केट की बात करिए और इसमें और भी कई चीज़ों पर फोकस किया था प्रधानमंत्री जी ने। फूड इंडिया में भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रकार की चीज़ें लाके यहाँ पे रखी जाएगी। उसका स्ट्रीट फूड मतलब स्ट्रीट जो भी फूड होते वहाँ रखे जाएंगे और उनको बढ़ावा जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। इस पर भी फोकस किया गया है। इंडिया में जो मिलेट्स है काफ़ी उनकी पैदाइश होती है तो उसको भी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। और इसके अलावा भी इसमें जो नीदरलैंड था अपना पार्टनर एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रीज है, फार्मर है, इनको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, इस पर ध्यान दिया गया था। और इस प्रकार ये आज की न्यूज़ थी। हिंदी में देख लो आप, हिंदी में देख लो। मेगा फूड पार्क इवेंट हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये इसका दूसरा संस्करण था। ये पहला संस्करण हो चुका है, ये दूसरा संस्करण ये था। और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और स्ट्रीट फूड होते हैं उसका भी इसमें हिस्सा लिया जाएगा। और बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन है, अलग अलग प्रकार के फूड्स है, वो इसमें शामिल किए जाएंगे जिससे उनको प्रमोट हो और वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जगह बना पाए। बेनिफिट क्या? बहुत सारा बेनिफिट है। बेनिफिट ये होगा कि इसे बास्केट ऑफ फूड बनाया जाएगा। मिलेट्स को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और मिलेट्स के काफ़ी सारे बेनिफिट है, वो तो आप जानते हो। तो मिलेट्स सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मिलेट्स के बारे में आपको बताऊं, पहले भी काफ़ी बार ये न्यूज़ में आ चुका है और मिलेट्स का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। और पहले इंडिया में मिलेट्स काफ़ी यूज़ होता था, लेकिन अब राइस पे फोकस करने से मिलेट्स पे फोकस कम हो गया है। तो अब मैं मिलेट्स के बारे में आपको समझा दूं। मिलेट्स बाजरा, दूसरा है ज्वार, तीसरा है रागी। बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान में। ज्वार कहाँ? महाराष्ट्र में। और ये रागी कहाँ होती है? कर्नाटक में। बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र और रागी कर्नाटक। इनकी वहाँ पे उपज ज़्यादा होती है। और इनकी बेनिफिट्स क्या है? इसको पैदा करना कितना ईजिली होता है। तो इसमें कम वाटर चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर रेन कम है तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाटर की कमी जरूरत होती है। तो रेन कम है तो भी हो जाएगा। और ये कितनी भी गर्मी है उसको सहन कर सकता है, कितनी भी समर है उसको सहन कर सकता है। बाकी फसलें नहीं कर सकती, इसको समर को सहन करता है। और सॉइल है ज़्यादा फर्टाइल ना हो तो भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है। ज़्यादा फर्टिलिटी की जरूरत नहीं होती सॉइल, तो उर्वरक सॉइल चाहिए। इसमें इतनी उर्वरक सॉइल की जरूरत नहीं होती मिलेट्स में। ये भी बेनिफिट्स है। और इनकी जो ग्रोइंग सीजन होती है, मतलब 3 से 4 महीने की इनकी ग्रोइंग सीजन मीन्स कहा जाता है। बाकी कोई फसल होती है उनको पैदा होने में काफ़ी टाइम लगता है, उसे बोया जाता है, उसे जो वापस एंड प्रोडक्ट बनता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन इसमें 3 से 4 महीने में मिलेट्स पैदा हो जाती है। तो इसका ग्रोइंग सीजन भी बहुत कम है। हेल्थ पे बहुत सारे बेनिफिट है। इस पे वेट लॉस होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो भी मिलेट्स बेनिफिशियल होती है किसी के लिए, मतलब जो भी डायबिटीज़ की पेशेंट है उसके लिए मिलेट्स बेनिफिशियल है। इसलिए मिलेट्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इसलिए मिलेट्स को प्रमोट करना चाहिए। और गवर्नमेंट इस पर फोकस भी कर रही है और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी कर रही है, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की वजह यहाँ पे ये डिटेल में दे रखा है आप, और इसके बेनिफिट भी आप देख सकते हो। ये रही मिलेट्स के बेनिफिट है। ये देखो आप ये देख सकते हो। हेल्थ, वेट लॉस होता है इसके, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, काफ़ी बेनिफिट्स है। ये सारे डिटेल में दे रखे। अभी इसमें लो रेनफॉल मैंने बता दिया है। फर्टिल सॉइल की जरूरत नहीं होती है। रिसोर्सेज इंसेंटिव कम होता है, मतलब रिसोर्स कम होता है, उनकी जरूरत होती है। तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अपना नेक्स्ट है एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट के बारे में। अब एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट क्या है? तो सबसे पहले इसको जारी कौन करता है? तो एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी न्यूज़ में क्यों है? तो अभी कुछ लोगों का कहना है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट आई, एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट, उसमें बहुत सारी गड़बड़ी आई है, बहुत सारी मिस्टेक्स आई है। मिस्टेक्स कैसे आई है कि लोगों का कहना है कि जो इनकी डेफिनेशन है उनमें भी प्रॉब्लम है। इनमें जो ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाएगी। अब ये मैटर नहीं करता है अपने लिए, सिंपल सा ये मैटर करता है कि पहली बात तो एलिफेंट कॉरिडोर क्या होते हैं और जारी क्या कौन करता है वो तो बता ही दिया आपने। तो एलिफेंट कॉरिडोर क्या है? इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि जहां एक साथ एलिफेंट, बहुत सारे एलिफेंट एक साथ मिलकर कहीं कोऑर्डिनेट करके जो जाते हैं और रास्ते की तरह यूज करते हैं उसे एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। भारत में 150 से भी ज्यादा, मतलब 150 एलिफेंट कॉरिडोर है टोटली माना जाए। तो भारत में 150 एलिफेंट कॉरिडोर है अभी हाल ही के टाइम में, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये एलिफेंट कॉरिडोर किस राज्य में? तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर है, जो कि 26 एलिफेंट कॉरिडोर है, जो 17% है। टोटल के 17% है तो ओनली वेस्ट बंगाल में है। और ईस्टर्न राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पे 35% एलिफेंट कॉरिडोर ईस्टर्न राज्यों में है। और जो कि टोटल माना जाए तो 52 है। मीन सबसे ज्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कितने हैं? 26 है। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे कितने हैं? 52। वहाँ पे 52 एलिफेंट कॉरिडोर है, जो कि 35% है। टोटल का 35% नॉर्थ ईस्ट में। और सदर्न रीजन में भी काफी सारे एलिफेंट कॉरिडोर है, लेकिन 32 है वो सदर्न रीजन में। सबसे कम एलिफेंट कॉरिडोर है वो नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे ओनली 12% है। टोटल का 12% यानी कि 18 एलिफेंट कॉरिडोर है वो नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। अब एशियन जो एलिफेंट है उसकी जो आईयूसीएन स्टेटस की भी बात कर लो तो ये आईयूसीएन स्टेटस में इंडेंजर्ड है।
आयुषन की इसके स्टेटस क्या है, वो हम बात करें एशियन एलिफेंट की। एशियन एलिफेंट है वो आयुषन की लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और ये जो CMS होता है इसके अपेंडिक्स 1 में आता है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी शेड्यूल 1 में आता है, जो आयुषन का स्टेटस मैंने बता दिया इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट वो भी चलाए गए हैं, एलिफेंट को सेव करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने कदम उठाए। उसमें से आप देख लो, पहला है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था जिससे एलिफेंट की कुछ भी इश्यू होता है ना तो उसमें सॉल्व किया जाएगा, एलिफेंट को बचाने पे काम किया जाएगा। और ये कौन सा है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस स्कीम को चलाएंगे और फंड करेंगे। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब चलाई थी ये, 1992 में, 1992 में चलाई गई थी ये एलिफेंट प्रोजेक्ट। और ये माइक पी प्रोजेक्ट है। माइक क्या, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो एलिफेंट की जो एलिफेंट की इलीगल किलिंग होती है, इलीगल तस्करी वगैरह होती है, उसको ये रेगुलेट करता है। तो ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं विषय का, इसमें कोई दिक्कत आई है। गलियारों के बारे में बता कि छोटा सा टुकड़ा होता है जहाँ पे एलिफेंट एक साथ जाते हैं, उसे एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। भारत में जो 150 है, 150 में से 26 है वो वेस्ट बंगाल में है जो कि 17% है। और नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में भी काफ़ी सारी ये पाए जाते हैं, जैसे 52 है वो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य और ईस्टर्न राज्यों में ये होता है, और जो कि टोटल का 32% है। और सदर्न रीजन में भी 21% है जो कि 32 है, टोटल 32 सदर्न राज्यों में, जो कि टोटल का 21% है। सबसे कम है नॉर्दर्न स्टेट में, जो कि है कि ओनली 12 ही है, 12% है, जो कि 18 है टोटल। 18 टोटल गलियारे हैं जो कि टोटल का 12% है। और जो इसकी IUCN की स्थिति देख लो, IUCN की स्थिति मैंने बताई दी है, इंडेंजर्ड है। अपन एशियन एलिफेंट की बात कर रहे हैं, और CMS की बात कर ली तो 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 में ये देख ली। आरटीओ के लिए कौन कौन सी परियोजना बनाई जा रही है, तो आरटीओ के लिए वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एलिफेंट परियोजना है वो है, और माइक भी चलाया जा रहा है जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। ठीक है, ये आपको मैंने बताई दिया। अब एप्पल जॉइन सर्ट इन प्रोब्स, ये क्या है, अभी रिसेंट में न्यूज आई थी कि बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर है ना, उनका कहना था कि एप्पल की ओर से उनको एक ईमेल आया है जिसमें कहा गया कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड द्वारा आपके जो फोन है उनकी निगरानी की जा रही है। तो एप्पल ने उनको ईमेल करा था, जो भी अपोजिशन के लीडर थे, तो उनका कहना था कि हमारे पर जासूसी की जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी क्या हुआ कि एप्पल है ना, एप्पल कंपनी, उन्होंने खुद ने भी ये प्रोब को ज्वाइन कर लिया है। अब कैसे ज्वाइन किया और क्या है पूरा प्रोसेस समझा, इतना बस मान लो कि एप्पल ने वो ज्वाइन कर लिया गया कि हम भी, आप जो भी जांच चल रही है उसकी जांच होगी, प्रॉपर्ली जांच हो रही है कि ये किसने करवाया था, क्यों करवाया था, क्या प्रॉब्लम थी, और ये सब इसके बाद जांच हो रही है। तो एप्पल ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इस सर्ट इनके बारे में बात करिए, ये प्रोब कौन चला रहा है, तो अभी जो प्रोब चल रही है इसको चला रहा है सर्ट इन। अब सर्ट इन क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। सर्टिन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में बताता है काफी। तो सर्टिन है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ये क्या है, नोडल एजेंसी है कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, साइबर अटैक हो गया और कोई ऐसी जो भी खतरा हो गया, उससे रिगार्डिंग नोडल एजेंसी है। ये माइटी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी माइटी मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आता है सर्टिन। कोई भी ऐसा अटैक हो गया, साइबर अटैक हो गया, या कंप्यूटर से रिगार्डिंग ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, सर्टिन कोई ऐसी कोई इमरजेंसी होगी, तो इससे क्या जागरूक करती लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति। और कोई भी इमरजेंसी आगे तो उसे अलर्ट करती है, पूरी लोगों को अलर्ट करती है, गवर्नमेंट की एजेंसी को अलर्ट करती है कि भाई यहाँ ऐसा अटैक हो गया है, इसके रिगार्डिंग ये काम करती है सारा। ठीक है, इसका मुख्य काम यही है। ठीक है, अब ये देख लो, एप्पल जांच में हुआ शामिल, सर्टिन जांच में एप्पल हुआ शामिल। अब क्या है, ये नेताओं के फोन हैकिंग का प्रयास हुआ था, उसमें लोगों ने ये कंप्लेंट करी थी। सर्टिन क्या है, सर्टिन जैसी नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर से रिगार्डिंग या साइबर क्राइम से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें ये अलर्ट देने का, सेफ्टी का काम, सेफ्टी इंश्योर करने का कार्य करती है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये माइटी मिनिस्ट्री की आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसका काम क्या है, काम सिंपल सा मैंने बता दिया कि साइबर अटैक होते हैं उनके खिलाफ अलर्ट करना, उनसे निपटना, आपातकालीन के लिए उपाय सुझावना, यही काम है इसका। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है जीका वायरस से संबंधित है। जीका वायरस का आउटब्रेक हुआ है कहाँ, वो कर्नाटक के एक विलेज में हुआ है। अब जीका वायरस के बारे में आपको बताते हैं पहले। तो जीका वायरस सबसे पहले कब आया था, 1947 में। ये कहाँ आया था, तो ये आया था युगांडा के, युगांडा में एक बंदर में जीका वायरस आ गया था, युगांडा के एक बंदर में आया था 1947 में। तो ये किससे होता है, ये मॉस्किटो से होता है, मच्छर से होता है। तो मच्छर होता है ना, उसके द्वारा ये फैलाया जाता है। और जो ये मच्छर होता है ना, यही रेस्पॉन्सिबल है चिकनगुनिया के लिए। ये जो मच्छर का नाम है एडीज मच्छर है। ये कौन सा मॉस्किटो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो चिकनगुनिया वगैरह जो बीमारी होती है उसके लिए भी एडीज मच्छर ही जिम्मेदार है। तो सेम यही जीका वायरस के लिए है। और जीका वायरस में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जीका वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये काफ़ी फैलता जाता है, इसके बाद में दिक्कतें भी होती है। और इसमें ये दिक्कत भी यही है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अगर जीका वायरस होता है तो ये उसके बच्चे में चला जाएगा, प्रेगनेंसी के दौरान ये अपने बच्चे में चला जाएगा, उसे काफ़ी सारी डिसीज हो सकती है। क्या क्या हो सकता है उसमें, उसमें ये हो सकता है कि
अगर उसमें जीका वायरस है ना, तो उसमें जनरली क्या होता है, सिर बड़ा होता है। जब जीका वायरस होता है तो उसका सिर थोड़ा छोटा होता है, तो ये जीका वायरस के कारण ही होता है। और उसके अलावा एक और भी होता है, ये गैलेलिन ब्रे, ये देखो गैलेलिन ब्रे सिंड्रोम, ये भी जीका वायरस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीका वायरस की यही बात है, और ये जान लेना। और इसमें इसका वैक्सीन तो बनी नहीं है। ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट यही होता है कि जो भी कौन सी बीमारी चल रही है, क्या बुखार आ रहा है, उनका ट्रीटमेंट होता है मोस्ट ऑफली, कि प्रॉब्ली मतलब जो भी आपको बुखार चल रहा है और या फिर सर दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है उसी का इलाज किया जाता है। बाकी इसका तो प्रॉपरली कोई इलाज है नहीं, इसका तो प्रॉपरली वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। ये जीका वायरस के बारे में आर्टिकल था। और इसका मॉस्किटो कौन सा, मॉस्किटो एडिस बता दिया आपको, जो ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल है कौन सी बीमारियों के लिए, जो चिकनगुनिया वगैरह होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हिंदी में आप देख लो, हिंदी में जीका वायरस कर्नाटक में अभी फैला है। और ये कौन सा किससे होता है, ये मच्छर से होता है। और ये कब पहला हुआ था, 1947 में युगांडा में हुआ था सबसे पहली बार। और ये एडिस मच्छरों के कारण होता है, प्रसारित होता है। और इसमें जो अभी कोई ऐसी वैक्सीन बनी नहीं अभी तक। और इसमें जो अभी मैं बता रहा था माइक्रोसेफली क्या होता है, माइक्रोसेफली एक सिंड्रोम होता है, बीमारी होती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को मच्छर काट जाए एडिस, जिससे जीका वायरस फैल जाएगा उसमें, उसके द्वारा उसके बच्चे में चला जाएगा, उसका बच्चा पैदा होगा। तो नॉर्मली उसका होता है जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन अगर वो माइक्रोसेफली सिंड्रोम उसमें है तो उसका जो हेड है तो नॉर्मली बच्चे से वो बहुत छोटा होगा। तो ये दिक्कत होती है जीका वायरस के लिए, जीका वायरस के कारण। ठीक है। और इसमें ये गोल्डन ब्री सिंड्रोम भी होता है, इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती है। तो ये जीका वायरस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। भून में भी ट्रांसफर होता है, इसका कोई अभी तक टीका बना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया US 2+2 मीट। अब इंडिया US 2+2 मीटिंग क्या है, तो सबसे पहले 2+2 मीटिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, इंडिया के 2 मिनिस्टर प्लस यूएस के 2 मिनिस्टर। अब इंडिया के कौन कौन 2 मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर, यूएस के भी डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, इनकी आपस में मीटिंग होगी। तो ये जान लो, बस सिंपल सी बात है कि इंडिया US 2+2 मीटिंग में कौन कौन होता है, इंडिया के 2 फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर और यूएस के 2 फॉरेन प्लस डिफेंस सेक्रेटरी, इनकी आपस में मीटिंग होगी। और इसका क्या किस किस विषय पर चर्चा हो सकती है अभी हुई नहीं, जब होगी तब देख लेंगे। फिर भी इतना जान लो, वो चाइना का जो एग्रेशन हो रहा है उससे थोड़ी उसके रिगार्डिंग बात होगी, उस एग्रेशन को कैसे रोकना है और क्या क्या हो सकता है, जो काफी टाइम से बातें चल ही रही है। और जो इंडिया और यूएस के बीच में जो भी बायलैटरल ट्रेड वगैरह चल रही है, उसमें जो भी इश्यू आ रहा है और अपने को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करना, उसके रिगार्डिंग जो भी बातचीत होगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो अपना 2+2 मीटिंग होती है वो किस किस देशों के साथ हो रही है ये भी जान लो आप। तो इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 मीटिंग हो रही है, तो इंडिया यूएस के अलावा इंडिया की 2+2 मीटिंग किस किस साथ होती है, तो एक तो होती है इंडिया यूएस के साथ होती है। एक क्वाड को आप याद रखना, क्वाड में कौन कौन से देश है, 4 देश है। कौन कौन से, एक तो यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड में कौन कौन से देश है, क्वाड में 4 है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश है ना। तो इन चारों के साथ में 2+2 मीटिंग होती है, इन चारों के साथ में इंडिया की 2+2 मीटिंग। इसके अलावा भी मीन्स क्वाड के 3, चौथा तो इंडिया है। ठीक है। क्वाड में कौन से देश है, 4 देश है। कौन से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। इसमें तीनों के साथ इंडिया की 2+2 मीटिंग होती है। और चौथा देश है वो रसिया है। तो क्वाड और रसिया के साथ में इसकी 2+2 मीटिंग होती है। सिंपल से याद रखना कि क्वाड में जो 3 देश है, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मीटिंग होती है। और इसके अलावा रसिया के साथ भी 2+2 मीटिंग होती है। ये बात आप याद रख लेना। ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। 2+2 में बता दिए सिंपल से क्या क्या बातें होगी, तो आपको पता ही है, ये देख लो, आप हिंदी में भी देख सकते हो। भारत अमेरिका 2+2 मुलाकात कौन कौन सी होगी, भारत में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और वहाँ के विदेश सेक्रेटरी और रक्षा सेक्रेटरी आपस में मिलकर कोई बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इनका एजेंडा क्या होगा, इंडो पैसिफिक में बायलैटरल पर मुद्दा होगा, जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है उस पर हो सकता है। इजराइल अभी जो मुद्दा चल रहा है उस पर भी इनकी डिस्कशन हो सकती है। इसके अलावा भी चाइना का जो एग्रेशन है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इंडिया यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आ रहे हैं उस पर भी ये डिस्कशन कर सकते हैं। इसके साथ में तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और यूएस, इन चारों के साथ में 2+2 डिस्कशन करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। ये सर्विस लॉस्ट स्टीम इन अक्टूबर, ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। सिंपल सी एक अभी रिपोर्ट आई है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आई है, आप ज्यादातर को याद रख ही नहीं सकते हो, फिर भी थोड़ा बहुत माइंड में रख लिया करो कि कौन जारी करता है, और बड़ी बड़ी रिपोर्ट है तो कौन जारी करता है ये सब भी करो। और ये तो इतना याद रखो किससे रिगार्डिंग है। ठीक है। तो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है, बहुत सारे इंडेक्स है, वैसे तो आप इतना याद नहीं रखोगे, पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, तो ये मंथ ऑन मंथ आता है, चेंज होता रहता है, तो आपको डेटा तो याद रखना ही नहीं है। सिंपली क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनियां होती है ना, उनको बहुत सारी क्वेश्चन किया जाता है कि आपका स्टोरेज कितना है, आप कितना स्टोरेज बढ़ाओगे, अब क्या क्या चीजें नहीं बनाओगे, कितनी आपकी ग्रोथ है, इन सब बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं कंपनियों को अलग अलग टाइप के। और फिर फाइनली एक रिजल्ट निकाला जाता है। अगर रिजल्ट है वो 50 प्लस आ जाए, 50% प्लस आ जाता है, तो वो पॉजिटिव है कि भाई इंडिया की मतलब जो कंपनियों की ग्रोथ है वो हो रही है, तो वो पॉजिटिव है। और 50 से नीचे आ जाए तो वो नेगेटिव है, और 50 आ जाए तो वो सेम चल रहा है। ये लास्ट मंथ के कंपेरिजन में ये सारा होता है। तो अब इस बार जो रिजल्ट आया है वो 50 से थोड़ा ज्यादा आया, लेकिन लास्ट मंथ से कम आया है। तो
ग्रोथ तो है पर अकॉर्डिंग लास्ट मंथ से कम आया, तो थोड़ी कम ग्रोथ है, जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं है। तो सिंपल से याद रखना कि पीएमआई में क्या है कि लास्ट मंथ से जो भी कंपनियों को, मतलब इतना ही याद रखना। पीएम क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, जो कंपनियों का, जो भी फैक्ट्रीज होती है उनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके रिगार्डिंग, ये बोलेगा आरबीआई का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपनियों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी लास्ट मंथ के कंपेरिजन उनकी ग्रोथ चेक करी जाती है। इतना ही याद रखना है। कौन इसे जारी करता है, तो कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई जारी नहीं करती है, एक छोटी मोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जारी करता है कौन नहीं करता जारी, ठीक है। बस सिंपल सा इतना ही याद रखना है। अगर आप रखना कर चाहो तो बहुत सारी चीजें याद रख सकते हो, पर सिंपल इतना आपको याद रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे आते हैं, क्वेश्चन एक आएगा तो फर्क पड़ेगा नहीं आपके इतना। तो आप सिंपल सा इतना ही याद रख लो। बाकी ये तो देखो दे रखा है इसमें, तो आप मतलब कौन कौन जारी करता है ये सब देखो, इकोनॉमिक सर्वे भी यूज कराया हुआ है, कौन जारी करता है ये सब डिटेल में देख सकता है। आपको अगर याद रखना है तो याद रख लेना। देखो ये देख रखा है एसपी ग्लोबल, S&P ग्लोबल इसे रिपोर्ट को जारी करती है। सिंपल सा माइंड में अगर रख लेना तो रख लेना, S&P ग्लोबल इसे जारी करती है, ठीक है। ये दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इन चीज को समझ लो, ये फॉर्मूला आपको रखने की जरूरत ही नहीं माइंड में। बाकी आप अगर कंफ्यूजन हो गया P1 P2 और P3 क्या है, तो P1 ये है, अगर 50 से ऊपर आ जाए तो P1 है, ओनली 50 आ जाए तो P2 है, और 50 से नीचे आ जाए तो P3 है। सिंपल सी ये बात रखना, याद रखना। बाकी ये फॉर्मूला याद बात कुछ नहीं रखना, कोई फर्क नहीं। आपकी कंफ्यूजन के लिए मैंने बता दिया। आपको अगर पूछ मन में आ जाए कि P1 V1 क्या दे रखा है, तो इतनी सी बात है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे देख रखे हैं। एनवायरमेंट कैसा रहा है आपका, और न्यू ऑर्डर कितने आ रहे हैं, आपकी कितनी इन्वेंट्री है, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, आपकी सप्लाई कैसी है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका फाइनल एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।